हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सर्दियाँ जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी हैं, तो आप मज़े ले रहे होंगे सर्दियों के। तो आज है हमारा सेशन फर्स्ट का क्लास 3 और इसमें हम दिल्ली पुलिस का जो शिफ्ट थर्ड हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, तो करें स्टार्ट। लाइव क्लास तो है नहीं यार, जो आपके थोड़ा सा चैट कर लेते थे, हल्की सी बात कर लेते आपसे। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने ट्राई किया होगा जैसे कि अक्सर आप करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मच विल अ सम 252500 cost if invested at simple interest at 4.5% per annum for a period of 2.5 years। ओके क्लास, ये क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा होगा वो जो आना चाहिए आपको, वो बहुत जरूरी है और आई थिंक सो बच्चा बच्चा उसको जानता ही होगा। क्या था बच्चों? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज इक्वल टू क्या आता था? SI। बस ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब पेपर में कैसे सोल्व करेंगे, एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, आप इसको देखिएगा। टाइम कितना है? 2.5, तो आप बोल सकते हैं 2.5 को 5/2 SL क्लियर, एंड 4.5% को आप बोल सकते हैं ना 9/2, and this percentage will becomes 1/100। Getting my point? मैंने 1/100 क्यों लिया? बिल्कुल, परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है। तो अब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या? 45/400। इज इट ओके? अब आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं इसको। ब्लैक कलर ले ले, ऐसे ही रहेगा। 5 9 जा 45, 580। ओके, तो आप बताइएगा मुझे, दिस जो बेस होता है क्या ये प्रिंसिपल है? आप बोलोगे बिल्कुल सर। एंड जो ये 9 है क्या ये सिंपल इंटरेस्ट है? आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो कभी भी हमारा प्रिंसिपल प्लस SI जब ऐड हो जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? आप बोलोगे अमाउंट सर। तो बताइए, जो प्रिंसिपल था हमारा क्या था? 80, SI 9, दिस विल बिकम 89। तो इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, आया ना? बिल्कुल। अब बताइए, आप बोलोगे सर हमें ये वैल्यू निकालनी है और ये गिवन है। गेटिंग माय पॉइंट? अब बोलोगे कि सर इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि 252500 जो है 80 की वैल्यू है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 89 की। गेटिंग माय पॉइंट? अब बताइए, इस जीरो से इस जीरो को ओवर कर दें, तो बताइए आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा जो वैल्यू, या 8 3 24। ओके, 1 1 8 एकम 8, 4 फिर से 8 पंजे 40, 5 बचा, 8 छिक 48, 2 बचा,
8 दूनी 16, 4 बचा, फिर 8 दूनी 40। वेरी गुड, पॉइंट लगा दीजिए। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 89 से। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर आपको मैं बता दूं, आपके इस क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में 2 और लगा लीजिए इस। ओके, अब देखिए आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, मेरे साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और आपको एग्जाम सेंटर के अंदर ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा पहले प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा तो मल्टीप्लाई आप वहां पे कर ही लोगे। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिएगा इस 9 का इस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आपने क्या आया, आप बोलोगे सर 9 5 जा 45 मीन्स 5। कैरी कितना हुआ, आप बोलोगे सर 4। बिल्कुल सही। अब आपको जस्ट इस 9 को आगे बढ़ाते रहना है और इस 8 को इसका पीछा करवाते रहना है। कैसे, देखिएगा बता रहा हूं मैं आपको, डोंट वरी, घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। यार 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 यार, गड़बड़ हो गई। हेल इज दैट यार, इट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मेरे पास ये क्या था, अब बताइए मेरे पास 3, 8 3 24, 1 8 1 8, 2 8 5 40, 5 8 6 48, 0.25 यही था ना, और 89 से मल्टीप्लाई करना था, कोई दिक्कत नहीं। 9 5 जा 45, आप बोलोगे सर 5 आया था और 4 कैरी था, बिल्कुल सही। अब देखिए इस 9 की 5 से मल्टीप्लाई होगी ना, अब देखिए इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूनी 18, 9 2 जा 18, 18, ठीक है। और इस 8 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 40, 8 5 40, 9 दूनी 18, दोनों को सम कीजिए। क्या बोला मैंने, मैं बोल रहा हूं कि 9 दूनी 18, ओके, कोई दिक्कत। तो 8 पंजे 40, 40 और 18 कितने हुए, 58, और 4 कैरी था हमारे पास, आया ना। तो 58 4 62, मतलब कि 2, कैरी कितना 6, वेरी गुड। अब देखिए इस 9 की 2 से मल्टीप्लाई, अब 9 की मल्टीप्लाई 6 से कीजिए और 8 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए। देखिए 9 6 54 और 8 दूनी 16, कितना हुआ 54 और 16 70 और 6 76, मीन्स 6 आ जाएगा आपका, वेरी गुड। ओके, यहाँ पर 6 लिख देते हैं। कैरी कितना हुआ 7। अब बताइए 9 की 5 से होगी ना, अब देखिए अब 9 की 6 से हुई थी और 9 दूनी 18 और 9 6 54, अब 9 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 9 5 जा 45 और 8 की मल्टीप्लाई 6 से कीजिए, 8 6 48, तो कितना 93 हो गया ना दोनों का सम, 45 और 48 93, और 7 कैरी था 100, तो आप बोलोगे सर 0 आएगा। यस या नो, कैरी कितना हुआ, आप बोलोगे सर 10 कैरी हो गया, बिल्कुल सही। यस या नो। अब देखिए 9 की मल्टीप्लाई 5 से हो चुकी है, अब 9 की मल्टीप्लाई 1 से और 8 की मल्टीप्लाई 5 से, 9 1 जा 9, 8 5 40, 40 और 49 और 10 59, 9 लिखेंगे और 5 कैरी लिखेंगे। देखिए जो मैं कर रहा हूं वो काम कहाँ आता है, आपको मान लीजिए लास्ट डिजिट से ही अगर डिफरेंट लास्ट डिजिट अलग है, मान देखिए इस क्वेश्चन में देखिए लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ पर क्या 0 है ना, यस या नो, ये तो आंसर होगा नहीं। ऐसे ही अगर आपके ऑप्शंस डिफरेंट हो तो आप एक या दो डिजिट निकालकर आंसर निकाल सकते हैं, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जरूरत हो गई है हमें, तो हमें करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो आप बताइए मुझे कहां पर पहुंचे थे आप, 9 1 और 8 5, 50 9 भी हो गया था ना, 9 के लिए 5 कैरी हो गया था।
अब 9 की मल्टीप्लाई 3 से, 9 3 27 और 8 एकम 8, 27 और 8 35 और 5 बताइए 40, 0 फिर से 4 कैरी। बताइए 096 किस में, 0906 किस में बताइए, सिर्फ एक ऑप्शन में दिस। यस है ना। और मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर 2 लेना है आपको, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। आपको मल्टीप्लाई ऐसे करने सीखना है। जैसे जैसे आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। बस आपको करना क्या है, फॉलो करना है, इस 9 की मल्टीप्लाई को आगे बढ़ाते रहिए और 8 को फॉलो करते रहिए उसे पीछे वाले यूनिट से, और जो भी आएगा प्लस और कैरी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ यूनिट। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है और अच्छा भी है। 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं आप, मात्र 1 सेकंड में। कैसे, देखिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ बातें बता देता हूं। अगर इन फ्यूचर इक्विलैटरल ट्रायंगल से मींस समबाहु त्रिभुज से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, 99.9% जो है आपका क्वेश्चन यही से। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होती है क्या होती है, देखिए इसके अंदर आपको ध्यान रखना है जो बातें मैं बताऊं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है आपको हल्की सी बता देता हूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक साइड इक्वल होती है, तीनों साइड, और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट, अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का, किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया, तो आप बदलेंगे, वो होता है सर √3/4 a²। कोई दिक्कत नहीं। एंड अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकालना है, हाइट निकालना है तो वो होगा √3/2a। वेरी गुड। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको निकालना है इन रेडियस। क्या निकालना है, इन रेडियस। तो कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, a/√3, कोई दिक्कत। और आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये हो गया, ठीक है, इन रेडियस, और सर्कम रेडियस निकालनी है तो सर्कम रेडियस। बताऊंगा आपको सर्कम रेडियस क्या होती है, डोंट वरी उसके लिए। तो आएगा आपका a/√3। कोई दिक्कत, ठीक है ना, a/, देखिए आपको जो मैंने बताई हैं ये कभी ना कभी आपसे पूछ सकता है और पूछी गई है, तो आपको ये रट जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या पूछा था कि ईच साइड, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए साइड है, मतलब कि इस ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल है इसकी हर एक साइड ए है, ये भी ए एंड ए। तो दिक्कत, फाइंड द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, बताइए हाइट ये है ना, ये रहा आंसर, दिस इज द आंसर।
कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्यों आई है, कैसे आई है, देखिए उसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, हर एक क्वेश्चन को स्क्रीन पे आते ही सबसे पहले आप ट्राई कीजिएगा। ओके, पढ़िए क्वेश्चन को। अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी, हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में? कानों में आवाज आई, हिंदी में। चलिए पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात दोनों 1:4 है। ओके, यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 कम मिले हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले इसने जो रेशियो बताया है, उसने बताया है पत्नी। ओके, तो उसकी वाइफ, यहाँ पर देखिए उसकी वाइफ और पुत्री, इन दोनों का तुम कौन कौन है इस क्वेश्चन में? एक है सर वाइफ, बिल्कुल। एक है डॉटर, बिल्कुल। और एक है सन। कोई दिक्कत? ये है वाइफ और डॉटर के जो हिस्से का अनुपात है वो है 1:4। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, 1:4। ठीक है, और पुत्री मीन्स डॉटर और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात भी यही है। आप बोलोगे बिल्कुल सर, 1 एंड सन का है। और कोई दिक्कत? जी बिल्कुल नहीं, ये अनुपात है इनका। अब आप इस रेशियो को वाइफ, डॉटर और सन में सेट करने के लिए क्या करते हैं? देखिए मेरे साथ जब भी ऐसा रेशियो आ जाए, वाइफ डॉटर डॉटर सन मीन्स ए का बी से और बी का सी से और ए बी सी का रेशियो आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए मेरे साथ, इस 1 का मल्टीप्लाई यहां पर कीजिए। किया? आप बोलोगे सर कर दिया। क्या आया? 1, बिल्कुल सही। अब इस 1 का मल्टीप्लाई 4 से कीजिए। आप बोलोगे सर कर दिया 4। कोई दिक्कत? मीन्स दोनों डिजिट से। लेकिन अब आपको करना है इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4 से। क्या आया? 16। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया वाइफ, डॉटर और सन, इनका रेशियो। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ बच्चे मैं आपको। अब देखिए लाइन आगे क्या बोलता है कि यदि पत्नी को मीन्स वाइफ को उत्तर से 5,000 रुपए कम मिलते हैं। अब देखिए रेशियो में कितने रुपए कम मिल रहे हैं, बताइए मुझे। रेशियो में कितने रुपए कम मिल रहे हैं वाइफ को सन से? आप बोलोगे सर 15 यूनिट। यस है ना? और ये 15 यूनिट आप बोल सकते हो कि रुपए में कितने हैं? 5,000। बिल्कुल सर, 5,000। कोई दिक्कत नहीं सर। आप बोलोगे सर 15 यूनिट जो है 5,000 यूनिट की वैल्यू है। अब बताना क्या है बताइए? बताना है तो पूरी संपत्ति का मूल्य। अरे क्या दिक्कत है सर? देखिए 16 4 20 और 21 20, पूरी संपत्ति तो 21 यूनिट है ना, तो मैं 21 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा। कोई दिक्कत? बताइए 5 3 15 5 1। ओके, डन ये चीज। 3 7 21। बताइए आंसर मेरा क्या आ गया? 7,000। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अब देखिए 8,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में 1261 हो जाता है यदि ब्याज छमाही रूप से वृद्धि किया हो। छमाही रूप से वृद्धि किया जाता है
ये अर्जित किया जाता है समथिंग यार, ये वर्दी गलत लिखा हुआ। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में गए होंगे। इस क्वेश्चन को जो समझने का मीन्स करने का जो पॉइंट है वो ये है 18 महीने। 18 महीने को अगर 6-6 पार्ट में डिवाइड करोगे, 6-6 महीने के स्लॉट में डिवाइड करोगे, तो बताइए 6, 6 और 6 मीन्स 3 बार हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं यार। यस या नो? अब आपके पास आपने आपके स्कूलिंग टाइम में ये मेथड तो पढ़ा ही होगा यार, बहुत बेसिक मेथड है। क्या आप बोलोगे कि सर बता दीजिए, नहीं पढ़ा हमने। प्रिंसिपल 1 प्लस r बाय 100 पावर t इज इक्वल्स टू अमाउंट। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बतानी है। देखिए ब्याज की दर बतानी है ना आपको। प्रिंसिपल गिवन है ना आपको, आप बोलोगे दिया है सर। क्या गिवन है? 8000। और अमाउंट भी गिवन है, ये 1261 क्या दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताइए क्या ये बात भी आपको पता होगी ना कि प्रिंसिपल के अंदर जब कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता है तो क्या आ जाता है? अमाउंट। बिल्कुल। बताइए प्रिंसिपल कितना है? 8000 और कंपाउंड 1261, तो बताइए कितना हो गया? 9261 रुपए हो गया ना। आप बोलोगे सर अमाउंट हो गया 9261 रुपए। ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को यहां से सोल्व करना स्टार्ट करता हूं। एक एक चीज ध्यान रखिएगा, एक एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। आर तो मुझे पता नहीं है ना, आर तो फाइंड करनी है। अब प्रिंसिपल पे मैं लिख सकता हूं क्या? 8000। बिल्कुल सही। अब बताइए जो ये पी है, क्या मैं इसको फर्दर सोल्व करके ऐसे लिख सकता हूँ? 1 प्लस आर बाय 100 और टी जो है 6 महीने लिया जा रहा ना, 3 साल हो गया ना, 3 हो गया यहाँ पे 6 महीने के स्लॉट में। बिल्कुल 3 बार ब्याज दे दो, 3 ही बार हो गया टाइम। ठीक है। अब देखिए जो ये अमाउंट है, अमाउंट कितना निकाला था मुझे? अब बोलो सर 9261 एंड प्रिंसिपल क्या था? बताइए क्या था प्रिंसिपल? 8000। अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है। अब जस्ट अब इसका देख के तो आपको शायद से नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन 8000 से तो पता लग रहा है ना कि ये 8000 किसी का क्यूब है। यस है नो? और किसका क्यूब है? आप बोलोगे सर 20 का, 20 का। तो बस अगर ये 20 का क्यूब है तो ये 21 का क्यूब होगा। कोई दिक्कत? आप बोल सकते हैं कि यहां पर मैं सर इसको सोल्व करूंगा, सो प्लस आर बाय 100 आएगा और जो ये क्यूब है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्यूब है। किसके क्यूब है? ये है 20 का क्यूब और ये है 21 का क्यूब। जब मैं इसको होल क्यूब कहूंगा, इस क्यूब से जो होल क्यूब इसका था, इस क्यूब से ये क्यूब खत्म हो गया। यस या नो? अब आपको करना क्या है? देखिए इसको आपको ऐसे 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 कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे सर 1। ठीक है। इस 1 के 2 जीरो लगा दीजिए, लगा दिया। और अब जो नीचे होता है उससे डिवाइड कर दीजिए। क्या आया? 5%। ये आर की वैल्यू आई है, प्रेजेंट आर की, प्रेजेंट आर की। ध्यान रखना मेरे को, प्रेजेंट आर मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हो आप? मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो प्रेजेंट आर मैंने बोला है 5% आया है जो, वो इसलिए मैंने 5 बोला है। एक्चुअल आर जो था वो था सर 10%, इसका डबल। क्यों सर ऐसा? वो इसलिए बच्चे कि पहले जो आर था अब वो कैपिटल आर हो गया, बिकॉज हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था वो 6 माही लिया था। मीन्स साल के अंदर अगर मैं अभी मान रहा हूं ये, चलो और वैल्यू मान लेता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए कि ईयरली, एनुअली वो 20% इंटरेस्ट लेता है एनुअली। अगर मैं
6 माह में ब्याज लेने लग जाऊं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% लगेगी ना। अरे 20% साल की है ना, 12 महीने की, तो 6 महीने की तो 10% रहेगी ना। तो यहाँ पर जो मैंने ये आर निकाली थी 5%, ये 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग आई थी, और मुझे तो निकालनी डबल की ना। तो ये आर 6 महीने की थी, तो 12 महीने की तो इससे डबल होगी ना। देखिए, बस समझ गए होंगे आप। वेरी गुड। अच्छा, अब आप बोल रहे होंगे सर, हमें तो ना, हम तो रिज्ड हैं बहुत, हमें तो इसका क्यूब और निकालना बता दीजिए। ये 9261 ऐसे ना, अरे ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, रहने दीजिए। ठीक है, अब बस इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 8,000 जो है 20 का क्यूब है। बस ऊपर वाली बात अपने आप बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो ये बात मैंने बताई है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में मैटर करती है और कहीं नहीं लगेगी। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। और इसको आप सोल्व करेंगे अपने तरीके से, मीन्स जो अपना स्टैंडर्ड तरीका होता है उससे, तो भी यही आएगा। ओके, ये मैंने आपको फाइनल इसलिए बताया कि आगे से एग्जाम में आपको ऐसे सोचना है, इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, टाइम एंड वर्क, वेरी इजी क्वेश्चन, एम आई राइट? देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। यदि 4 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं? तो सबसे पहले मैं बोलूं कि सर, अगर 4 मैन, 4 मैन जो है 12 डेज तक काम करें, कितने दिन तक? 12 डे तक काम करें तो काम हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर। वहीं पर मैं बोलूं कि सर, अगर 8 वुमेन, 8 वुमेन 12 डेज तक काम करें तो काम हो जाएगा। यस, बिल्कुल। तो आप यहां से देखिए, जो ये या लगा है, या आपको ये समझना है यहां से कि 4 पुरुष 12 दिन तक काम करे तो काम हो जाता है, या फिर इसकी जगह पर 8 महिलाएं 12 दिन तक काम करें तो काम हो जाता है। आप ये बोलोगे ना कि सर, ये तो ऐसे है, यस या नो? अब आप क्या यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकाल सकते हो? 12 से 12 गया और 4 से 8 2 पर। आप यहाँ से क्या निकाल पाए? आप बोलोगे सर, मुझे जो पता लग रहा है, आप ये बोल रहे हो कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। कोई दिक्कत? 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। अब आपसे पूछा गया कि तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं, अब देखिए यहाँ पर या था और यहाँ पर और, मीन्स इन दोनों को काम करना है, पुरुष को भी और महिलाओं को भी। 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं? बहुत आसान क्वेश्चन, आपको समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मुझे टाइम लग रहा है। ओके, तो 9 पुरुष जो है, अब मैं सोच लीजिए काम सिर्फ एक से ही करवाइए, इसने भला ही दो दिया है, पुरुष और महिला, लेकिन आपको काम किसी एक से करवाना, एक टाइप से, या तो महिला से करवाइए या पुरुष से करवाइए। बताइए किससे करो? लेडीज फर्स्ट। ओके, तो 6 महिलाएं तो है ही भाई, लेकिन जो ये काम मैंने किया था ये कहीं तो यूज करेंगे, अब करेंगे। अगर एक मैन 2 वुमेन के बराबर है, एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है, तो 9 पुरुष 18 महिलाओं के बराबर होंगे। बोलेंगे सर बिल्कुल सर, तो 18 महिलाएं यहां से आ गई, टोटल महिलाएं कितनी होगी? 24। अब जैसा कि मैंने महिलाओं से काम करवा रहा हूं, तो काम भी तो महिलाओं वाला लेना पड़ेगा ना, मैन वाला थोड़ी ना लेंगे। तो बताइए काम कितना है टोटल? 12×8 = 96। आप बोलोगे बिल्कुल सर, टोटल काम हो गया 96, और टोटल महिलाएं होगी 24, जो कि 4 दिन लेंगे। दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ट्राई किया आपने, करते रहिएगा ट्राई। 32 आर्टिकल, चलिए 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोल रहा है? बोलता है कि 32 आर्टिकल का विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी सेलिंग प्राइस 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इक्वल है, इक्वल है 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। क्या यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल सर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बताइएगा। सीपी अपॉन एसपी क्या आएगा? आप बोलेंगे सर ये आ गया मेरे पास कि सीपी इस बार क्या बन जाएगा 32, 45 इसके डाउन में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 45 इसके डाउन में चला जाएगा। हो गया सीपी और एसपी का रेशियो। अब बताइए कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर अर्जित लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए कोई वस्तु 32 की थी और 45 की बेच रखी है, ठीक है, तो कितने का बेनिफिट हो रहा है? आप बोलेंगे सर 13 यूनिट। लाभ और हानि जब भी आप चेक करते हैं तो किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो बताइए 13 का प्रॉफिट हो रहा है ना, किस पर? सीपी पर। सीपी कितना है? 32 गुना 100 कर दीजिए, परसेंटेज में निकालनी वैल्यू, 4 8 32, 4 25, 8 30 24, 1.8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 4 5 40, 3.125, 13 की गुणा करोगे 13 पंजे 65, 5 6 कैरी, 13 दूनी 26 और 6 32, 25 है लास्ट में किसी के, भाई दो में है, दो ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 कैरी, 13 और 3 16, 6 2 5, ये रहा आंसर, मैंने लास्ट 3 डिजिट से निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्ण विभाजित करे। कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी पूछा है ना, तो पहले 60 को ही चेक कर लेते हैं, इनमें से 60 क्या 90 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल नहीं, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया मेरा। इससे छोटी 30, 30 चेक कर लेते हैं, 30 करेगा, ठीक है सर, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, अरे यही तो आंसर है, फिर करना ही नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है, अरे खो दिया भाई ने। चलिए कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते हैं, तो उनको करने का तरीका क्या होता है? देखिए जब भी आपको कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन मिल जाए तो आपको उसे उस टाइप नहीं छेड़ना है। और ऐसे कैसे पता लगेगा? पूरा सोल्व करके तो नहीं निकालेंगे हम, आपको स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा। ओके, और धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको सिखा देगी। अब देखिए 18% खो देता है, तो 18% खो दे, चलो खो दे ना, ठीक है खो देते, चलो 18% खो दिया तो बचा मेरे पास 82%, बिल्कुल। और शेष का 87% खर्च करने के बाद, अरे 87% मतलब 82 का 87% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 13%, बिल्कुल। आप बोलोगे सर 82 का 13% बचा,
बिल्कुल, और उसके पास 122 रुपए बचे, मतलब कि 82 का 13% बचा है ना, और ये बचे हुए की वैल्यू सॉरी, ये बचे हुए की वैल्यू 122 ने दे रखी है, कोई दिक्कत? यस या नो? आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो आपको निकालना क्या है, तो उसके पास मूलधन कितना था। अब देखिए, आप बोलेंगे सर कि इसकी वैल्यू मुझे ये दी गई है, यस या नो? आपको निकालना क्या है, मूलधन की वैल्यू ना, उसके पास जितना धन था पहले, तो उसके पास था कितना, 100 ना। आप बोलोगे सर कि 122 अपॉन 82 इंटू 13 और डिवाइड 100 है तो ऊपर चला जाएगा ये, कोई दिक्कत? ये आ गई सर मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू। ओके, आपको निकालनी इसकी 100 यूनिट की ना, मल्टीप्लाई बाय 100, एक बार और कर दीजिए, कोई दिक्कत? आपका आंसर आ जाएगा दिस। इसको आप सोल्व करेंगे तो ओके, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। नहीं भी आया तो एक फॉर्मेट और बना देता हूँ उसका, देख लीजिएगा। देखिए, उसके पास क्या था, एक व्यक्ति के पास अपने धन का 18% खो दिया ना, तो 18% का फ्रैक्शन क्या आएगा, 18% का फ्रैक्शन आएगा सर, यहाँ पे निकाल देता हूँ, 18% का फ्रैक्शन आएगा 9 और 50, मतलब कि 50 यूनिट थे उसके पास पहले और 9 खो दिए, तो 50 थे और 9 खो दिए, तो बचे कितने उसके पास, 41, 41। ओके, अब देखिए, शेष का 87% खर्च करने के बाद, शेष का 87% खर्च कर दिया, तो खर्च किया है तो 87% खर्च किया है ना मैंने, 87% शेष का, 87% का फ्रैक्शन निकालो तो 87 बाय 100 ही आएगा, मीन्स पहले जो उसके पास 100 था, अब उसके पास क्या बचा, 87, आई मीन 87% तो खर्च कर दिया ना, 13 बचा उसके पास, सॉरी, तो उसके पास 13 बचा। ओके, अब देखिए, मैंने क्या बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, कोई दिक्कत? एन बन रहा है ना, एन, अब इनका रेशियो आ जाएगा मेरे पास क्या, सही है, 5000, 4100, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 53, 533। ओके, अब इस 533 यूनिट की वैल्यू दी है ना मुझे, दी है 122, निकालनी इसकी मूल, दिस, बता दीजिए, निकाल दोगे ना, 122 यूनिट जो है मेरे पास, 3 है, और 5000 की वैल्यू निकालनी, बस ये आपको मैंने सेकंड मेथड बता दिया इसका, कोई दिक्कत है ना? थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बस, थोड़ा सा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है और आया हुआ है, क्योंकि हम सारी प्रीवियस ईयर सीरीज ही कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन 15 के 15 एग्जाम में आए हुए हैं भाई, मेरा लाया हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, सभी के सभी प्रीवियस ईयर है, और पूरी की पूरी सिर्फ 15 के 15 क्वेश्चन। ये देखिए, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन, इसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगी। देखिए, इसको शुरू करने के लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बहुत जरूरी।
ओके। नंबर वन, क्या, देखिए, कभी भी दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, और एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड, चलो कलर चेंज कर लेते हैं अच्छे से। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। इसकी स्पीड मान लीजिए ज्यादा है, और एक दूसरा है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी स्पीड इससे थोड़ी कम है। तो याद रखिएगा, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। क्या हो जाएगी, माइनस। तो स्पीड हो जाएगी भाई इन दोनों की माइनस। वेट when two objects moves move in same direction, speed always subtract. ओके, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ए की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और ऑब्जेक्ट बी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10। ये बोला है मैंने आपको, बस। जो अभी तक समझाया मैंने सिर्फ ये समझाया। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मुझे बताइए कि जो ट्रेन है 210 मीटर लंबी है और दूसरी ट्रेन 240 मीटर लंबी है, यस या नो, कोई दिक्कत? ये बात में ही बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मान लीजिए कि कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड, एक सेकंड रुकिएगा, ये कोई ट्रेन है और इसकी लेंथ है 240 मीटर। कितनी? 240 मीटर। एंड दूसरी कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ है 210 मीटर। कोई दिक्कत? इसकी स्पीड जो है 97 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 97 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्पीड है 79 किलोमीटर पर आवर। ओके, जब ये ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, इस तरफ, देख रहे हैं ना, इसी तरफ जा रही है, इसी तरफ, तो आप एक हमेशा एक बात याद रखना कि इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो स्पीड माइनस हो जाएगी, तो मेरे पास जो चेज करेगा, मतलब इसको पार, ये ट्रेन यहां से पार कब होगी, जब ये ट्रेन यहां पहुंच जाएगी, यहां पर, जब ट्रेन यहां पर पहुंच जाएगी, यस या नो, तभी क्रॉस पार मानी जाएगी ना। तो इस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, आप बोलोगे सर इस ट्रेन ने दूरी तय की मुझे यहां से लेकर यहां तक, यस या नो?
और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 240 और 210, 450 मीटर। आप बोलोगे बिल्कुल सर, 450 मीटर। और 450 मीटर जो है किस स्पीड से तय की है उसने इस ट्रेन ने? आप बोलोगे सर स्पीड माइनस हुई थी, तो माइनस करोगे तो 97 में से 79 माइनस करोगे ना? यस है नो? 8 1 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोलोगे बिल्कुल सर, स्पीड आ गई। अब देखिए, जो डिस्टेंस है ये मीटर में है और स्पीड क्या है? 18 किलोमीटर पर आवर में। तो हम स्पीड को भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है? 18 को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 5/18, 18 से 18, तो अब स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड। निकाल दीजिए, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मिनट 45 मीन्स 90 सेकंड। समझा दिया मैंने आपको, क्या अच्छे से समझ में आया? जो जो कंफ्यूजिंग पॉइंट थे वो मैंने बताया। अगर स्पीड को किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। बस, दिक्कत? बस यही बात बताई मैंने। जो जो कॉन्सेप्ट बताने का था मैं आपको बताता चलूंगा, कोई दिक्कत? अच्छा, ये बात तो हो गई आपकी। लेकिन सर एग्जाम में हम कैसे सोल्व करेंगे? ऐसे, इस तरीके से नहीं। कैसे करेंगे? देखिए, आप लिखिए डेल्टा एस, एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपको, लिखिए डेल्टा एस। ठीक है, इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये है आपका फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। कैसे? डेल्टा एस मतलब कि स्पीड का डिफरेंस कितना बताया था मैंने? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके सर, हो गया ये। टाइम बताना है सर मुझे, टाइम तो बताना ही है। बिल्कुल सर। डिस्टेंस गिवन है, आप बोलोगे हाँ सर 450। बिल्कुल, बताइए, ये 5 मीटर पर सेकंड नीचे आ जाएगा 90 सेकंड। एग्जाम में ऐसे सोल्व करना है। अच्छा, जो कुत्ता बिल्ली के क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही सोल्व होंगे। ओके, पुलिस चोर ऐसे ही, कोई दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को क्रॉस कर रही होगी ऐसे ही। ओके, जब भी चेज का क्वेश्चन होगा ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सेशन की खास बात यही है, आपको सारे मेथड सिखाए जाते हैं, रिलेवेंट इररिलेवेंट नहीं। देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मीन्स एलसीएम, उनके महत्तम समावर्तक मीन्स एचसीएफ का 12 गुना है। देखिए, जो जो बोल रहा है लिखते चलिए। बोलता है एलसीएम, एलसीएम को मैं एलसीएम मेंशन करूंगा। ओके, एल, ठीक है। और एचसीएफ क्या? एचसीएफ क्या है? एचसीएफ, एचसीएफ 12 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, ये बात बोलिए पहली लाइन में, एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। ठीक है, तो मैं यहां से ओके, क्या एलसीएम और एचसीएफ का मैं रेशियो निकाल सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल सर, बताइए। सर एलसीएम अपॉन एचसीएफ
जो हो जाएगा 12/1। तो दिक्कत नहीं ना? ठीक है, यहां तक आपने पहली लाइन को सोल्व कर लिया। संख्याओं में से एक संख्या 8 है और महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग 52 है। अब देखिए, इसने एक बात और बता दी कि सर एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है ना, वो 52 है। कितना है? 52। ये बात और बता दी। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा हमारे पास। एक बात बताइए, यहां पर एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 12:1 है ना? एलसीएम 12 है तो एचसीएफ 1 होगा। इन इस एचसीएफ और एलसीएम के योग से क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों का योग 13 यूनिट है? आप बोलोगे बिल्कुल सर। और 13 यूनिट की वैल्यू क्या है? 52। आप बोलोगे बिल्कुल सर। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे 4 सर। यस है ना? तो देखिए एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 4। एलसीएम क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 48। कोई दिक्कत? यस या नो? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अब मुझे बताइए, एलसीएम आपको पता लग गया, एचसीएफ आपको पता लग गया, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम है ऐसे करने में? अगर किसी बच्चे ने मेरे जो पहले 2 सेशन हुए हैं उनको अगर देखा है तो मैंने क्या आपको बताया था ना कि संख्या ए गुना संख्या बी इक्वल्स टू होता है व्हाट? एलसीएम इनटू कलर कौन सा ले, ये ब्लू, एचसीएफ। कोई दिक्कत? बताया ना मैंने? बोले सर हाँ बताया तो है आपने, बता दीजिए मुझे एलसीएम की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 48 48। बिल्कुल सही बात। बता दीजिए मुझे एचसीएफ की वैल्यू क्या है? एचसीएफ की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर 4। बिल्कुल। और ए और बी में से एक वैल्यू दी है ना, एक संख्या 8 है, एक संख्या 8 है। ए की वैल्यू 8 मालूम है? आप बोलोगे बिल्कुल सर 8। 8 एंड बी की वैल्यू आप बता दीजिए, दूसरी से क्या पूछिए ना, बताइए क्या होगा? 8 इसको नीचे ले जाए डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे ना 8 से जब इसको डिवाइड करें करके तो बताओ 8 इंटू 4 5 8। यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगी 8 6 48 और बी की वैल्यू आ गई 24। ऑप्शन ये क्लियर? बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बस, और बाकी तो इसमें सब कुछ गिवन है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना। ओके चलिए, क्वेश्चन 12। एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है, उसी एक क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए एक ऊंचाई कितनी कम की जानी चाहिए? अरे ये गलत लिखा हुआ है, एक नहीं आएगा, इसकी ऊंचाई आएगा, ये कुछ नहीं है भाई। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी कम की जानी चाहिए? देखिए समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की। देखिए पहले 100 था, कितना हो गया? 60% की वृद्धि कर दी तो बताओ। आप बोलोगे 160 हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है वापस उसको ऐसे ही मेंटेन रखना है, वैसे ही मेंटेन रखना है, 160 से 100 आना है ना, तो क्या करोगे आप बोलोगे सर 60 कम किया जा रहा है, किस पर? 160 पर। बता दीजिए कितना कम किया जा रहा है?
कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? दिस से दिस गया, 4 चौक 16, 4 25, 25 छके 150, बाई 4 तो 25 और 12.5, 25 10 35, 37, 37.5%। तो ये सबसे तो दिक्कत क्लियर। ठीक है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर ये क्या कर दिया, आधार को बढ़ा रहे थे, आपने एरिया मान लिया 160 कर दिया, वापस ये कर दिया। मैंने किया कुछ नहीं है, पीछे क्लास में जाइए और चेक कीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। देखिए, समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। बताइए, आधार में 60% की वृद्धि की जा रही है ना, आधार में, बेस में। अब बोलिए 1/2, अगर मैं आधार यहाँ पर 100 मान लूं तो अब आधार कितना हो जाएगा? 60% 160, और हाइट को भी 100 मान लूं मैं, हाइट को भी 100 मान रहा हूं मैं। ओके, लेट कर लिया मैंने। तो इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए? ओके, एच कमी करके कुछ आएगी नहीं, मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन मैं बोल लेता हूं एच। ओके, यस है नो। अब ये वाली बात जो है, इस वाली बात के सामने रखी इक्वल कर दूं मैं, तो आपके सामने एच की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इसको इसके इक्वल रख दूं मैं, इक्वल रख दूं, और ये 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, 4 चौक 16 और 4 25, 25 10 250। ओके, और 4 की गुना फिर हो जाएगी 1000 एच। क्या कर रहा हूँ यार मैं, ये बता देता हूँ अच्छे से भाई। रुको, रुको भाई रुको, ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चलिए देखिए, 1/2 बेस 100 मान रहा हूँ, हाइट 100 मान रहा हूँ। ओके, ये एरिया था पहले कोई समकोण त्रिभुज का। अब क्या हुआ? एरिया को मुझे सेम रखना है, जो एरिया पहले था वही एरिया सेम आना चाहिए। ओके, तो अब क्या बोलता है, ये पहले था कंडीशन, अब बेस में 60% की इंक्रीमेंट कर दिया, वृद्धि कर दी, 1/2 160। ओके, और यहाँ पे क्या आएगी? हाइट आएगी ना। आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहाँ हाइट आएगी, हाइट, हाइट में कमी की जानी है, कम करना हाइट को। तो एग्जैक्ट 100 तो लिखोगे नहीं, 100 में से कुछ कम करना है, और 100 इतना कम करना है कि जो पहले एरिया था और जो अब एरिया आएगा वो सेम हो जाए। ठीक है, तो ये एरिया आएगा, ये किसके इक्वल है? ये एरिया के इक्वल है। इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल आ जाए, क्या करोगे आप बोलोगे सर कि दिस से दिस खत्म हो गया। ठीक है, और ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 4 चौक 16, 4 25, 250। यहाँ पर क्या आया? 250, और ये 4 मल्टीप्लाई में ना एच के, 4h है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 250/4 एच। एच की वैल्यू जो जो कम होने के बाद बचेगी ना, वो है यहाँ पर कम होने के बाद। ठीक है, तो कितनी बचेगी अब जब इसको डिवाइड करोगे तो? आप बताइए, 4 6 24, ठीक है, 1 4 दूनी 8, 62.5।
यस सर, ये h की वैल्यू आ गई। अब बताइए पहले h कितना था? आप बोलोगे सर 100 था। अब कितना आ गया? 62.5। कितना कम किया? 33.5। ठीक है, और आपको शॉर्ट मेथड भी बता दिया मैंने कैसे करना है। ये सब नहीं ताम झाम करना आपको, आगे से बस यही सोचना है। अच्छा पहले 100 था, फिर 160 हो गया, अब वापिस 100 पे पहुंचना है मुझे, तो 60 कम करना है, 160 पे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सोल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। चलिए, एक त्रिभुज की अंत्य देखिए। अच्छा है, अंत्य त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? R इंटू एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा या नहीं पढ़ा? आप बोलोगे ये सर पढ़ा है, तो बता दीजिए R की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे 7, कोई दिक्कत नहीं। S नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है क्या है? 343, 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 की वैल्यू क्या है? 7 डिवाइड हो जाएगा अब, ठीक है, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? S की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? 49। अब आप सोच रहे हैं सर ये S क्या है? S क्या है बता दीजिए। देखिए, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका पैरामीटर जो होता है, या फिर कोई भी फिगर हो, कोई भी ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, क्यूब, व्हाटएवर, ओके, कोई भी फिगर का पैरामीटर का हाफ, इसका पैरामीटर का हाफ S के इक्वल होता है। कोई दिक्कत? अब पैरामीटर ही पूछा ना इसने, कोई दिक्कत नहीं। S की वैल्यू कितनी आएगी? 49। और S होता किसके इक्वल है? P/2। 2 सेट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप बोल रहे हैं P की वैल्यू आ गई 98। में है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना, प्रत्येक टुकड़ों का अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए। देखिए, दो तारे हैं, देखिए दो तार हैं, ओके, और एक तार ये है भाई। थोड़ी ड्राइंग बेकार है मेरी यार, चला लीजिए आप, ओके। इसकी लेंथ है 18 मीटर और इसकी लेंथ है 24 मीटर। आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी आदत है आपको बहुत अच्छे से समझाने की। ये दोनों तारों को अधिक से अधिक लेंथ के इक्वल हिस्सों में काटना है, ओके। तो कितनों में काट सकते हैं मुझे बताइए। क्या मैं, मेरे माइंड में आएगा, क्या मैं 18 को अगर दो हिस्से, पहले मान के चल रहा हूं 9, और इसे ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। 18, 18 का तो एक हिस्सा बनेगा, और इसमें 18 के क्या दो हिस्से बन सकते हैं? 18 काट दिया, लेकिन बच्चा कितना? 6, 24। ये तो अलग अलग हो गया ना, लेकिन सेम रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। 8 का देखिए, 8 का हिस्सा काटा, 8 दूनी 16, दो बच्चा, एक 8 का, दूसरा 8 का, दूसरा 2 का, ये तो गलत बात होगी, ये भी नहीं बनेगा। 12 का, एक 12 का, फिर दूसरा 6 का, ये भी नहीं। 6 का, हाँ आप बोलोगे 6, 6 दिए, वेरी गुड।
3 हिस्से बन जाएंगे सर इसमें 6 के आप बोलोगे 4 बन जाएंगे, तो 3 और 4, हाँ या ना। अब देखिए, ये तो मैंने बेसिक बताया, आपको करना कुछ नहीं होता। 18 और 24, गांव में गुलेल चलाई है आपने? नहीं चलाई, मैंने चलाई है। देखिए, चलाइए, पीछे खींचिए, खींच लिया। अब इन दोनों में से ना एक ऐसी हाईएस्ट कॉमन वैल्यू आएगी बाहर, जो इसको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ वो छोड़ देगी, इसका शरीर शरीर छोड़ देगी, आत्मा बाहर निकाल लेगी। क्या बोल रहा हूं मैं? 6 बाहर निकाल देता हूं, 6। अगर मैं इसमें से 6 बाहर निकाल दूं, तो यहाँ पर 3 बचेगा ना, 6 3 18। आप बोलोगे बिल्कुल सर। इसमें से 6 बाहर निकाल दिया, क्या बचा? 4 बचा। कोई दिक्कत? गुलेल ने 6 6 बाहर निकाल दिया, 3 बचा, और यहाँ पर 4 बचा। अब ये 3 और 4 जो बचे हैं, ये फाइनल रेशियो आ गया इन दोनों वैल्यू का, 3 और 4। अब इससे आगे कट ही नहीं सकती ये वैल्यू। तो जो बाहर हाईएस्ट कॉमन वैल्यू बाहर आई है आपके पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर आया, वही तो था एचसीएफ। पता लग गया एचसीएफ का? बस, गुलेल चलानी आती है, एचसीएफ निकालना नहीं आता। ये तो गलत बात है आपकी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्वेश्चन है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, पहले मैं सोचना बताता हूँ कि कैसे सोचा जाए इस क्वेश्चन को। 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं का औसत 63। 5 क्रमागत विषम संख्या देखिए, यहाँ पर एक होगी, यहाँ पर एक होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ होगी ना 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए, 5 में क्या आप दो दो के जोड़े बना पाओगे? आप बोलोगे सर नहीं बनेंगे, एक बचेगा। कोई नहीं, एक ही तो बचाना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स आप अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं, तो आपके राइट हैंड साइड, आपके राइट हैंड साइड जो है 2 डिजिट है, यस। लेफ्ट हैंड साइड आपके 2 डिजिट है, बिल्कुल। सिर्फ एक बच गया ना, ये वाला। इसी को ही 63 मान लीजिए। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला, ये 63 क्या है? विषम है, विषम है ना। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो बड़ी पूछी है ना, तो बड़ी तो इस तरफ होगी, छोटी पीछे होगी। 63 64 65, यहाँ पर क्या आएगी? 65 65, फिर 67, और इससे पहले 61, और बताइए 59। कोई दिक्कत? ऐसे आपको सोचना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, 11 विषम संख्याएं हैं कितनी? चलो 11 छोड़िए, पहले छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। 7 विषम संख्याएं कितनी? 7 कॉन्जुगेटिव है वे सभी के सभी, और उनका जो औसत है, एवरेज है, वो है 11। क्या? 11। तो आप बोलोगे सर 7 है ना, 3 इस तरफ छोड़ देते हैं और 3 इस तरफ, और जो बीच में बची वो 11 ही है। ये सर, तो 11 विषम संख्या, 7 सॉरी, कितनी विषम संख्या थी हमारी? 7 ना। तो 3 इस तरफ छोड़ी थी, और 3 इस तरफ। अब बताइए 11 से अगली, अगर मैं बोलूं सबसे बड़ी संख्या क्या थी, तो आप बोलोगे सर 11, फिर 13, फिर 15, और फिर 17। सबसे बड़ी संख्या 17। बिल्कुल। छोटे निकालिए तो पीछे करते हैं, आएगा नहीं आएगा आंसर। ये हो गया आपका सोचने का तरीका। अब आप सोच रहे हो सर ये तो इसलिए 5 ही बोल लिए, अगर वो ये बोल दे तो कि भाई 60 विषम संख्याएं हैं, 70 हैं, 14 है, 20 है, ऐसे बोल दे तो कोई बात नहीं, वो भी आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मुझे यहां से डायरेक्ट यहां पर पहुंचना है। मुझे बताइए इससे आगे कितनी संख्या है? 2 है ना।
गैप कितने का है? हर दो दो संख्याओं के बीच में गैप कितने का? 2 का। 63 और 65 2 का गैप है ना, गैप है 2 का। पहुंचना कौन सी पर है आपको? पहुंचना कौन सी पर है बताइए? आप बोलोगे यहां से इससे आगे दो और संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? दो और है ना, 2 का गैप है और दो और है, तो 2 से गुणा कर, 2 का गैप डिफरेंस 2 का, और जितनी संख्या है उसके आगे है जहां पे पहुंचना है उसको, उससे गुणा कर दीजिए। 4 ना, और स्क्वायर कर दीजिए। 63 और 4 67। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से 17 पे पहुंच रहा है ना, इससे आगे कितनी संख्या है? 3, गैप है 2 का। यस है ना, तो 3 संख्याएं हैं, इससे आगे गैप है 2 का। 3 दूनी 6, 11 में 6 जोड़िए 17। समझ में आया? बिल्कुल। और बाकी भाई आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं? बेसिक एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, एवरेज कितना दिया था? 63। ओके, और टोटल नंबर कितने थे? 5। पीछे 5 टोटल नंबर, और सम ऑफ नंबर आप निकालोगे ना, सम ऑफ नंबर निकालोगे, कितना आएगा? 5 3 15, 31 315, सम ऑफ नंबर 315 आ गया। अब मुझे बताइए, आपसे पूछा क्या है इसने? आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ना, तो आप बताइए मुझे कि यहाँ पर आपका एवरेज 63 गिवन था, और सभी संख्याएं क्या है? कॉन्जुगेटिव है और ओड है सारी की सारी, और जिनका सम 315 आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? यस या नो? वो आपको यार बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स। ओके, पहुंचना अल्टीमेटली आपको यहीं पर ही है, ऐसे करके भी ये सबसे बेस्ट वे रहेगा। इसका कोई मतलब नहीं बनता है समझाने का, आपको कोई फायदा नहीं है समझाने का। बाकी हाँ, आप ये बात याद रख सकते हैं, एवरेज कैसे निकाली जाती है, एवरेज कैसे निकाली जाती है। ओके, कोई दिक्कत? बस, तो 15 क्वेश्चन हो गए आपके, तो कुछ रहा नहीं ना? बिल्कुल सही। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए। तो चलिए चलते हैं।